अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो लॉकडाउन का दूसरा सीज़न है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और ऑब्वियसली साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। मुश्किल वक्त है, बार बार कहता हूँ, कंसंट्रेट करना पॉसिबल नहीं रहता आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में कि जब आपके सामने जो फ्यूचर है वो बड़ा अनसर्टन हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को फोकस करना। ऑनलाइन लर्निंग एक बिल्कुल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। बिल्कुल हमने इससे पहले 10-12 साल हमारी बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेनिंग हुई होती है। आप एक अलग अंदाज में पढ़ते हैं, क्लासरूम लर्निंग, टीचर जो है वो सामने आपके मौजूद होता है। तो उस लर्निंग में और इस लर्निंग में ऑब्वियसली बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंटरेक्टिव उतनी नहीं है, सारी चीज़ें अपने तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन यही है, ऑनलाइन लर्निंग ही, वर्चुअल लर्निंग ही हमारे लिए अवेलेबल ऑप्शन है, लिहाजा हमने इसी को कंटिन्यू करना है। और मुझे एक बड़ा खूबसूरत जुमला लगता है, आप बच्चों से वो शेयर करता जाता हूँ कि देयर आर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड, रीजंस एंड रिजल्ट्स, बट रीजंस डू नॉट काउंट। दुनिया में दो चीज़ें हैं, रीजंस और रिजल्ट्स, बट रीजंस मैटर नहीं करती, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। कल को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे, तो उस वक्त रीजंस आप नहीं दे पाएंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू नरेट डाउन और पेन डाउन द रीजंस कि ये रीजंस थी। आपसे रिजल्ट्स पूछा जाएंगे कि व्हाट वाज द एंड रिजल्ट, टेल मी दैट। तो वो आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। सो रिजल्ट्स पे ही हमने इसीलिए फोकस करना है, रीजंस फॉरगेट अबाउट देम, जो भी कुछ हो रहा है लेट इट गो, और अपने आप को फोकस रखें पढ़ाई की तरफ। शरारतें करें, खेलें कूदें, तमाशे करें, बिल्कुल वो आपका हक है, आपकी उम्र है, एज है, दैट गोज़ परफेक्टली विद योर एज। सो वो तो ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ अपनी स्टडी को डिस्टर्ब मत होने दें। आज हम वही करेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर काली की तरह अपनी की लिखेंगे, और ये वर्ब इसका टॉपिक है, मैं इधर लिख भी देता हूं। जो वर्ब के एरर्स हैं वो हमने देखने। यू हैड बेटर टू गो होम एट वंस। अब ये हैड बेटर ऐसा वर्ब है कि इसके बाद हमेशा बेर इन्फिनिटिव आता है। बेर इन्फिनिटिव क्या होता है? दैट इज द सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ बेर इन्फिनिटिव आता है, मैं लिख देता हूं। That is, let, make, help, better, had better, rather, rather than, dare not, need not, look, feel, seem, taste, स्मेल, इन सब के साथ क्या आएगा?
look, feel, taste, smell और hear भी। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, सॉरी मैं लिख रहा हूं, all of them will be followed by bare इन सब के साथ क्या आएगा? bare infinitive आएगा। और bare infinitive क्या है? इट इज the base form of verb, base form, first form। to के साथ अगर हम यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव है, और अगर to हटा देंगे, bare infinitive कहते भी इसको इसीलिए, मसलन आप कहते हैं ना to go, तो ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। अगर आप to रिमूव कर दें, खाली go कर दें, तो इट इज bare infinitive। bare का मतलब ये एक्सपोज्ड। आपको रीजंस भी पता होनी चाहिए, एटमोलॉजी पता होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। तो बेयर का मतलब क्या होता है? एक्सपोज्ड, अनकवर्ड। तो ये टू गो था, जब टू हटा दिया तो इसके साथ जो इन्फिनेटिव के साथ जो कवरिंग थी वो ख़त्म हो गई टू की, तो अब ये क्या हो गया? इट हैज़ बिकम बेयर, इट हैज़ बिकम एक्सपोज्ड, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। ये आप पढ़ भी चुके, आपके उसमें एग्जाम्पल, टेक्स्ट की एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। वो कहते हैं यू हैड बेटर लीव, आर्थर उसको कहता है स्टीवर्ट को, बटन में, यू हैड बेटर लीव, यू हैव बेटर लेफ्ट नहीं कहता, यू हैड बेटर लीव। फिर इसी तरह मिस्टर चिप्स में वो कहता है अ wanton stirring all kinds of emotions that had better be left untouched। तो बेटर के बाद बी यूज करता है, बी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी वॉज बीइंग, जो तीन फॉर्म्स हैं उसकी। तो बेटर टू बी लेफ्ट नहीं कहता, दैट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड। तो इनके बाद सिंपल बेयर इन्फिनेटिव आएगा, तो टू गो नहीं आएगा, बल्कि खाली क्या आएगा? खाली गो आएगा। यू हैड बेटर गो होम एट वंस, ऑप्शन इसमें हम कौन सी चूज करेंगे? ऑप्शन हम चूज करेंगे ऑप्शन बी। He said he is telling a lie। अब देखें, अगर एक इसमें जनरल प्रिंसिपल है, past is always followed by past। अगर पहले past tense लग गया तो जुमले में बाकी जगह भी क्या होगा? हमेशा past tense ही लगेगा। उसके रीज़न भी बड़ी सिंपल है। देखिए, तीन लोग हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब जो प्रेजेंट में जो शख्स मौजूद है ना, वो चाहे तो फ्यूचर की बात कर ले, चाहे तो पास्ट की बात कर ले। रीज़न उसकी क्या है? बिकॉज प्रेजेंट इज अलाइव, ये भी जिंदा है। सपोज मैं जिंदा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको बचपन का गुजरा वाक़या भी कोई सुना सकता हूँ, और अपने 10 साल के अगले प्लान्स भी शायद आपसे शेयर कर सकता हूँ, कि जो कुछ सोचा हुआ, होना ना होना अलग बात है, लेकिन जो कुछ प्लान किया हुआ है दैट कैन बी शेयर्ड, या अगले महीने के क्या प्लान है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, पास्ट भी फ्यूचर भी। लेकिन जो पास्ट में शख्स मौजूद है ना, वो तो गुजर गया, ख़त्म हो गया, अब वो आज के दौर की बात नहीं कर सकता। वो मैक्सिमम किसकी बात करेगा? पास्ट में मौजूद शख्स पास्ट ही की बात करेगा, प्रेजेंट की बात
मतलब सपोज आपके दादा दादी अल्लाह ताला उनको सेहत दे या नाना नानी, अगर वो इंतकाल कर गए हैं तो आज की बात नहीं कर सकते वो। रीज़न बिकॉज दे आर डन एंड डस्टेड, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। कहानी ख़त्म होगी, इसलिए आज के दौर की बात नहीं कर सकते। इसलिए पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। तो ही सेड चूँकि पहले आ गया तो बाद में भी क्या आएगा, दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई नहीं आएगा, ही सेड दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। ऑप्शन हम इसमें चूज़ करेंगे जी, ऑप्शन डी। नंबर 3 पे चलते हैं जी। दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब फॉर अ लॉन्ग टाइम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बना देता है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन सी हम इसमें चूज़ करेंगे, क्योंकि फॉर, सिंस फॉर आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम यूज़ करते हैं। दिस बुक हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर। अब इसमें ज़रा देख लें रूल। इफ पास्ट टाइम इज मेंशन्ड तो आपने क्या यूज करना है, ऑलवेज यूज द पास्ट टेंस। अगर पास्ट टाइम उसने मेंशन किया ना तो फिर पास्ट इंडेफिनिट ही यूज होगा। तो लास्ट ईयर पास्ट टाइम है चुके, तो हम क्या करेंगे, दिस बुक वॉज प्रिंटेड लास्ट ईयर। ऑप्शन हम कौन सी चूज करेंगे, ऑप्शन इसमें चूज करेंगे ऑप्शन बी। आगे चलते हैं जी। वुड दैट आई वॉज अ मिलियनर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव, बल्कि चलें डिटेल ही से कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए फ्यूचर में आसानी हो जाए। इसको हम कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। ये एक मूड है वर्ब का, एक बात कहने का अंदाज है। और मैं लिख भी देता हूं इधर, इट्स मूड ऑफ अ वर्ब। और ये एक्सप्रेस किसके लिए किया जाता है, दो चीजों के लिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। टू मेक अ विश। अब विश का मतलब ख्वाहिश नहीं होता, याद रखें। विश का मतलब होता है हसरत। ये गलत हम इसको इस्तेमाल, हम इसको डिज़ायर के मानों में इस्तेमाल करते हैं। ये डिज़ायर नहीं होती, ये हसरत होती है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं है, उसको हम कहते हैं विश। टू मेक अ विश, ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या हम करते हैं टू शो an improbable situation, या कोई इम्प्रॉबल ऐसे सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं है। अब यह जो अनरियल सिचुएशन हो, इम्प्रॉबेबल के साथ साथ हम इसको अनरियल भी कर सकते हैं। अनरियल या सॉरी इधर लिख दिया मैंने, अनरियल या इम्प्रॉबेबल सिचुएशन, इन दो के लिए। अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझने वाला है, इसको देखते जाइएगा जरा। जो है ना, टू मेक अ विश, हम दो वर्ब यूज करते हैं। विश के लिए याद रखें दो वर्ब इस्तेमाल होंगे। एक तो इस्तेमाल होगा वुड दैट, और दूसरा इस्तेमाल होगा इटसेल्फ विश। वुड दैट भी हम करते हैं काश, वुड दैट का मतलब यही होता है, और विश का भी मतलब होता है काश। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता। तो टू मेक अ विश, इनके लिए हम ये दो यूज करते हैं। और टू शो एन improbable
या अनरियल सिचुएशन, कोई इम्प्रॉबेबल या अनरियल सिचुएशन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं दो चीज़ें, एज इफ और एज दो। इसका मतलब होता है ऐसा लग रहा था जैसे, मीन्स वैसा था नहीं लेकिन लग रहा था। मैं इसके एग्जांपल्स भी कुछ उधर आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सहूलत हो जाए इसको समझना। हम कहते हैं he behaved as if he were mad, कि उसने ऐसा बिहेव किया जैसे वो पागल हो, मतलब था नहीं, बिहेव ऐसा कर रहा था जैसे कि वो सचमुच में पागल हो। हम कहते हैं she wept as if in great pain, कि वो ऐसे रोई जैसे वो बहुत ही शदीद तकलीफ में थी नहीं, बिहेव ऐसे कर रही थी, डिपेक्ट ऐसे कर रही थी, अनरियल सिचुएशन ऐसे शो कर रही थी जैसे वो बहुत ही शदीद तकलीफ में हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एज इफ या एज दो इस्तेमाल करते हैं। अब इन चारों वर्ब्स के साथ जो प्रिंसिपल है वो ज़रा आपको देखना है। इनके बाद जो रूल है ना, एक्चुअली नॉर्मली हमारे टीचर्स सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि इनके बाद वर आएगा, नहीं, इनके बाद जो रूल है वो असल बुनियादी रूल ये है कि एक तो पास्ट टेंस लगेगा और दूसरा पास्ट टेंस भी अपनी प्लूरल फॉर्म में लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं लगेगा। अब पास्ट टेंस देखें कितने होते हैं, या तो पास्ट टेंस हम बनाते हैं, सपोज अगर हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो इनडेफिनेट हम बनाते हैं, मैं इधर लिख भी देता हूं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब अगर इनडेफिनेट बनाते हैं तो वहां इधर भी सेकंड फॉर्म लगती है और यहां भी सेकंड फॉर्म ही लगती है। अगर कंटिन्यूस पे जाते हैं तो यहाँ वॉज लगता है और यहाँ वर लगता है। अगर परफेक्ट में जाते हैं तो इधर भी हैड और प्लूरल में भी हैड लगता है। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाते हैं तो यहाँ भी क्या लगता है, हैड बीन, और यहाँ भी हैड बीन। अब ये देखिएगा बहुत ध्यान से ये करने वाली, यहाँ सिंगुलर प्लूरल सेम है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल सेम है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल सेम है। सो इन तीनों में से कुछ भी लगा देंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिंगुलर प्लूरल फ़र्क है तो इसमें हमने कौन सा चूज़ करना था, प्लूरल, लिहाजा हम वॉज कभी भी नहीं इसके बाद लगाएंगे। इनके बाद क्या आएगा, या सेकेंड फॉर्म या वर या हैड या हैड भी, ठीक है। वॉज कभी नहीं आएगा, ये बस ज़रा ध्यान से। लेकिन इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर ही लगे, सेकेंड फॉर्म भी लग सकती है, हैड भी लग सकता है, हैड बीन भी लग सकता है, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज़ें लग सकती हैं, ठीक है। वुड दैट आई वॉज अ मिलियनर, अब वॉज तो नहीं लग सकता तो हम किस पे जाएंगे, वुड दैट आई वर अ मिलियनर। अब अगर यहाँ पे हैड बीन होता ना तो वो भी ठीक था, अगर ऑप्शन होती वुड दैट आई हैड बीन अ मिलियनर तो ये भी सही होता। लेकिन हैड बीन के चूँकि ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, वुड दैट आई वर अ मिलियनर। नंबर 6 पे चलें जी, डू यू नो वेयर योर नेबर वर्क्स। अब इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरे वाला है ना, मतलब इसके एंड पे सॉरी क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये वेयर योर नेबर वर्क्स, इसको हम क्वेश्चन के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे।
क्योंकि वेयर डज योर नेबर वर्क ये आपका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है कि क्या आपको पता है कि आपका नेबर कहाँ काम करता है, ठीक है। असल क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको मालूम है, ये क्वेश्चन है। वेयर योर नेबर वर्क्स ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। मैं इसको समझा भी देता हूँ। एक अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी से हम इसको समझ लें। जुमला क्या है जी, डू यू नो, अब इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो ये है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये वाला जो है ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसको हम क्या करते हैं, इट इज एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता ही नहीं है, लिहाजा इसको क्वेश्चन के तौर पर ट्रीट भी नहीं करते, अफर्मेटिव के तौर पे करते हैं। एक एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। एक अक्सर आपको क्वेश्चन आया करता है व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, अक्सर एक चीज़ पूछी जाती है आपसे कि जी कोई भी आसान सा सवाल पूछा जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, और नीचे कोई भी सवाल पूछ लेते हैं कि जी 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16। अब आप उसका जवाब देते रहते हैं 32 और कैलकुलेशंस करके, हालांकि उसने ये नहीं पूछा होता, उसने तो सिर्फ ये पूछा है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस, ठीक है। वो आपसे ये तो पूछ ही नहीं रहा कि कितने बनते हैं, वो तो आपसे ये पूछ रहे हैं कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसी को क्वेश्चन समझेंगे। देखिए यहाँ पर देखें, डू यू नो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, लिहाजा इसको स्टेटमेंट के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। तो ये जो वेयर डज योर नेबर वर्क है ना, ये बिल्कुल हम क्या करेंगे, गलत कंसिडर होगा। डू यू नो वेयर योर नेबर वर्क्स, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो हमसाया है वो कहाँ काम करते हैं। सो ऑप्शन हम इसमें चूज करेंगे ऑप्शन अल्फा। नंबर 7 पे जाएं जी, वॉक फास्ट लेस्ट यू शेल मिस द ट्रेन। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, शेल नहीं आता, ठीक है। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ऑप्शन हम करेंगे ऑप्शन सी। और लेस्ट के बाद एक चीज़ और याद रखें, लेस्ट के बाद आपने नॉट ऐड नहीं करना, क्योंकि लेस्ट इटसेल्फ नेगेशन ही है। लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो के, उसके बाद दोबारा से नेगेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ही स्पीक्स एज इफ ही इज़ मैड, एज इफ के बाद मैंने आपको बताया कि वर आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी, हैड आएगा या हैड बीन आएगा। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड, ऑप्शन हम कौन से टिक करेंगे, ऑप्शन हम टिक करेंगे ऑप्शन सी। इफ ही विल कम आई विल हेल्प हिम। अच्छा ये फर्स्ट कंडीशनल है, बड़ा आसान है, डबल फ्यूचर कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। तो इफ ही कम्स आई वुड, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, ऑप्शन हम चूज करेंगे इसमें डेल्टा। ये मैट्रिक में भी आप कर चुके हैं, बड़ा आसान है ये। द टीचर मेड मी टू स्टैंड इन द क्लास, लेट मेक हेल्प, इसके बिल्कुल पहले वाला जो हमारा एमसीक्यू था उसमें हम देख चुके कि लेट मेक हेल्प के बाद इन्फिनेटिव नहीं आना, क्या आना है, बेयर इन्फिनेटिव आना है। तो मेड मी टू स्टैंड नहीं आएगा, मेड मी स्टैंड आएगा। द टीचर मेड मी स्टैंड इन द क्लास, ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन सी आएगी। ठीक है मेरे बच्चे, इसके साथ ही हम अपना आज का ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आप बच्चों से दोबारा फिर से मुलाकात होगी। और बार बार एक बात आपको कहता हूँ, फोकस रहें, अपने आप को जितना महदूद कर सकते हैं करें। ऑब्वियसली घर बैठना पॉसिबल नहीं होता, सम टाइम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो उसको बाहर निकलने को आप अवॉइड करें, बिकॉज इट इज़ अ डेडली डिजीज़, नो डाउट अबाउट इट, कोई इसमें दो राय नहीं है।
और एक बार खुदा न खास्ता आप इसका शिकार हो जाएं, देन फिर आप किस्मत के रहमो करम पे होते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू फील हैंडीकैप बिकॉज कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर आप यू जस्ट होप अगेंस्ट होप, हमने कल परसों ईडीएम किया था ना, होप अगेंस्ट होप। यू जस्ट होप अगेंस्ट होप कि आई शैल रिकवर, और अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नहीं बचता। ठीक है, सो ज़िंदगी को वैल्यू करें, कोशिश करें, महदूद रहें, और अल्लाह ताला आप सब बच्चों को सेहत सलामती दे, खुश रहें, जीते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।